training, you can say. There is no, I mean, I need to brush up all those things. ओके, गॉट इट। मोहित, आपके बारे में थोड़ा सा बताइए। I have passed my 12th class, and this is my second year here. I am doing basic programming from IGNOU. ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, तो बेसिकली हम बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं कि व्हाट इज बेसिकली प्रोग्राम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल गो थ्रू द all the C and C++ programming, and then we will go through with Java. Actually, let me introduce myself. My name is IB Kumar, and I have around 12 years experience in this field. And basically, I am Sun certified. Sun Microsystem is a company who invented Java. So I am also certified by Sun Microsystem. And apart from that, I am a tech lover. I have developed some applications that is used by industry, and as well as my students are also using my applications, Android applications. And I know how to develop desktop, web, and mobile applications. And you can say I'm a full stack engineer. So this is my profile basically. So we are going to start with the programming first. तो बिफोर दिस मैं थोड़ा सा आपको बेसिक्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो कैन यू टेल मी अबाउट व्हाट इज इंस्ट्रक्शंस? इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? एनी आइडिया कुछ? Points we have to remember before doing something. या यू कैन से कि कमांड्स, यू कैन से कमांड्स। अगर मुझे किसी को इंस्ट्रक्शन देने हैं, मुझे कोई टास्क कराना है किसी से, तो आई हैव टू गिव इंस्ट्रक्शंस, राइट? तो सिमिलरली मुझे अगर कोई टास्क कंप्यूटर से कराना है, तो आई हैव टू गिव सम इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। इज इट राइट? Yes, sir. सो कोई भी टास्क किसी से भी कराना है तो यू हैव टू गिव सम इंस्ट्रक्शन। तो हमें भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देना सीखना है पहले। तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए तो हो सकता है इंस्ट्रक्शंस आपके पास बहुत सारे हों, तो उन बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को आप क्या कर सकते हो, यू कैन कलेक्ट देम एंड यू कैन स्टोर इनटू फाइल, एंड दैट फाइल इज कॉल्ड प्रोग्राम। बेसिकली प्रोग्राम इज व्हाट? इट्स अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस अगर आपको कंप्यूटर को देने हैं तो यू कैन राइट अ प्रोग्राम। यू कैन स्टोर ऑल द इंस्ट्रक्शन इनसाइड वन प्रोग्राम, और वो प्रोग्राम आप रन कर सकते हो। वो प्रोग्राम रन होके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। बट दैट्स नॉट इजी, इतना भी इजी नहीं है। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? कंप्यूटर अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। और हम ह्यूमन कौन सी लैंग्वेज समझते हैं? दे आर अपार्ट फ्रॉम बाइनरी। हम सब समझते हैं बाइनरी, बिकॉज बाइनरी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, और इसको समझना थोड़ा सा हेक्टिक है। समझ तो सकते हैं, बट इस पे काम करना, दैट्स वेरी हेक्टिक। तो इन दैट केस फिर हम इंस्ट्रक्शन कैसे दे पाएंगे कंप्यूटर्स को? जैसे मान लो आपसे मेरी बात हो रही है, आपको मुझे इंस्ट्रक्शन देना हो तो हम हिंदी में या इंग्लिश में दे सकते हैं। बट कंप्यूटर की लैंग्वेज, हमें बाइनरी लैंग्वेज सपोज हम समझते नहीं है, और समझते भी हैं तो वी कैन नॉट गिव लार्ज इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इन बाइनरी, बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेट कन्वर्जन हमारे लिए बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा कि एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी में पहले कन्वर्ट करो और फिर बाइनरी के इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को दे दो। तो दैट इज हेक्टिक टास्क। तो फिर आप क्या करेंगे? बेसिकली हम क्या करेंगे, तो हमारे पास एक Compiler वे use है करेंगे। कि हम सपोज इंग्लिश जानते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, और हमारे पास एक प्रोग्राम होगा दैट इज कॉल्ड कंपाइलर, दैट विल कन्वर्ट आवर प्रोग्राम, दैट विल कन्वर्ट आवर इंस्ट्रक्शंस इनटू बाइनरी। जैसे कि होटल्स या रेस्टोरेंट्स में होता है कि अगर आप सपोज चाइनीज रेस्टोरेंट में पहुंच गए, तो वहां पे
सपोज उसे इंग्लिश नहीं आती है ना, आई डोंट नो चाइनीज, तो कैसे कम्युनिकेशन होगी? तो वहाँ पे ट्रांसलेटर्स होते हैं। तो ट्रांसलेटर्स क्या करते हैं? दे बेसिकली कन्वे द मैसेज ऑफ माई टू मैनेजर एंड मैनेजर टू मी। तो कंपाइलर यहाँ पे है। कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो क्या करेगा, हमारे इंस्ट्रक्शंस को जो हमने इंग्लिश में लिखा, बिकॉज इंग्लिश में तो हम कंफर्टेबल हैं, या सपोज आप फ्रेंच में कंफर्टेबल हो या चाइनीज लैंग्वेज में कंफर्टेबल, तो आपने चाइनीज में लिखा इंस्ट्रक्शंस, उस इंस्ट्रक्शन को कंपाइलर क्या करेगा, कन्वर्ट इनटू बाइनरी, और कंप्यूटर नोज कि बाइनरी को कैसे एक्सिक्यूट करते हैं, बिकॉज वो उसी की लैंग्वेज। गॉट इट? तो यहाँ पे हम अपनी Yes, फेवरेट sir. लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, और कंपाइलर हमारे साथ हमारा काम कर देगा, हमारे इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर तक पहुंचा देगा। अब बात आती है कि इस बाइनरी लैंग्वेज के कोई और नाम भी है। इसे हम लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, इसे हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, और इसे हम नेटिव लैंग्वेज भी बोलते हैं। और बाइनरी को छोड़ के जितने भी लैंग्वेजेस होते हैं, यू कैन से दैट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, बिकॉज कंप्यूटर के लिए वो हाई लेवल है, दे आर नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। तो कंपाइलर का बेसिकली काम क्या है? कंपाइलर इज अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट हाई लेवल कोड इनटू लो लेवल। तो हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन हो सकती है कंपाइलर की, कि कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को किस में कन्वर्ट कर देता है, लो लेवल में, और कंप्यूटर हमारा समझ जाता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. या राधा, आर यू गेटिंग? मेक सेंस? Yeah, yeah. दैट इज वेरी Yes. बेसिक, बट क्या करें, हमें लेके चलना पड़ता है। वी कंसीडर कि आप, That's हाँ, राइट, तो आई कंसीडर कि यू आर अ बिगनर। हाँ, अब हम बात करेंगे इधर, कंपाइलर हो गया, hello. कंपाइलर के बाद, हाँ, Okay. Oh, there was some sound disconnecting. ओके। सो नेक्स्ट थिंग इज, एक टर्म आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है? तो हमने मोर देन वन प्रोग्राम्स बनाए, एंड इफ वी क्लब देम टुगेदर, तो वो क्या बन जाता है? दैट बिकम्स सॉफ्टवेयर। तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम्स के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर। मार्केट में कितने तरह के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है? तो जनरली टू टाइप के एप्लीकेशन अवेलेबल है, टू टाइप के सॉफ्टवेयर। एक आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड अनदर वन इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। System software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू पार्टिकुलर यूजर रिक्वायरमेंट। जैसे कि मान लो ड्यूकेट को एक सॉफ्टवेयर चाहिए, दे वांट टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर फॉर टू मैनेज द डेटा ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो वो सॉफ्टवेयर जो बनेगा, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। या कोई हॉस्पिटल है, दे रिक्वायर्ड अ सॉफ्टवेयर टू मैनेज पेशेंट्स एंड डॉक्टर डेटा, ये स्टाफ डेटा, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे? दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिकली जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो बहुत है, MS वर्ड, MS एक्सेल, दीज आर जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बट वी विल नॉट टॉक अबाउट दोस। हम बात करेंगे कि हम क्या बना सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बने हुए माइक्रोसॉफ्ट ने बना दिया है, तो हमें उनको तो बनाना नहीं है। व्हाट वी हैव टू मेक, हमें बनाना है कि सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन को नीड है किसी सॉफ्टवेयर की, हम उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे सॉफ्टवेयर, एंड दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कितने फ्लेवर्स हैं? यू कैन क्रिएट डेस्कटॉप एप्लीकेशन, you can create web application, you can create mobile application। यानी एक ही सॉफ्टवेयर के 3 फ्लेवर्स आप बना सकते हैं।
डेस्कटॉप, वेब एंड मोबाइल। मेक सेंस? ये Yes, sir. डेस्कटॉप और वेब वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन तो चलो ठीक है, इंटर रिलेटेड, बट डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब थोड़ा इंटर रिलेट नहीं कर पा रही मैं इसको। ओके ओके ओके। जैसे आपने जूम इंस्टॉल किया, अभी डेस्कटॉप से एक्सेस कर रहे हो या मोबाइल से? नहीं, डेस्कटॉप से। ओके, डेस्कटॉप, आई मीन जूम इज द एप्लीकेशन व्हिच इज एक्सेसिबल थ्रू मोबाइल और ब्राउजर बोथ। मोबाइल से जो एक्सेस हो रहा है वो मोबाइल एप्लीकेशन है, हम्म। और जो डेस्कटॉप से एक्सेस हो रहा है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, और ओके, जो ब्राउजर से एक्सेस हो रहा है वो वेब एप्लीकेशन है। जूम के ही बट तीन जूम तो हम फ्लेवर्स। ब्राउजर से भी जा सकते। अच्छा, तीनों ही फ्लेवर है उसके। हाँ, ओके, तो ठीक आप है। एक ही सॉफ्टवेयर के 3 फ्लेवर्स बना सकते ओके। हो, और यही तीनों फ्लेवर्स मार्केट में चलते हैं। मीन्स बेसिकली हमें यही बनाने होते ऑब्वियसली आप बैंकिंग वगैरह का भी है, मोबाइल ऐप है आपका, ब्राउजर से जाओ या डेस्कटॉप से जाओ, ऑब्वियसली। हैं। राइट राइट। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ आइडिया? देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो किसी हार्डवेयर को यूजेबल बनाते हैं। दो सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू मेक हार्डवेयर यूजेबल। मतलब क्या? जैसे आप प्रिंटर परचेज करके लाए एंड यू हैव नॉट इंस्टॉल ड्राइवर ऑफ दैट, तो विल इट वर्क? आप प्रिंटर के No, साथ एक ड्राइवर आता है, पहले सीडी आती थी, बट अब जो है ड्राइवर आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है कंप्यूटर में, देन इट विल बी यूजेबल। तो ड्राइवर जो है दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जैसे आपका कंप्यूटर है एंड उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ना करो, विल इट वर्क? नो, no, sir. विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम इट विल नॉट वर्क। तो हार्डवेयर को यूजेबल बनाने के लिए जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली। जैसे आप पेन ड्राइव प्लग करते हो कंप्यूटर में, और आप देखोगे फर्स्ट टाइम राइट साइड में एक पॉपअप आता है, नोटिफिकेशन आता है कि इंस्टॉलिंग ड्राइवर, बट सब्सिक्वेंट टाइम वो शो नहीं होता है। यानी वो हार्डवेयर यूजेबल तभी हुआ जब उसका ड्राइवर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो। गॉट इट? तो जैसे आपके घर पे इवेंट है, तो इवेंट में डेकोरेशन बल्ब्स आते हैं, उनके पीछे एक सर्किट होता है, उनमें भी आपका एक सी का प्रोग्राम रन कर रहा होता है, जो लाइट्स को क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में ब्लिंक कराता है। तो उस हार्डवेयर को यूजेबल बनाने के लिए भी जो सॉफ्टवेयर यूज हुआ है दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। मेट्रो गेट्स, दीज आर सिस्टम सॉफ्टवेयर, तभी वो इनेबल्ड है। इवन आप घर में एलईडी जो लाइट्स हैं उनके पीछे भी सर्किट्स हैं, उनके सर्किट्स के अंदर भी क्या है, प्रोग्राम्स हैं। सेट ऑफ बॉक्सेस, रिमोट, दे आर ऑल वर्किंग विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी मार्केट में बहुत डिमांड है, आप इन्हें भी बना सकते हैं। बट जनरली जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बनाती हैं, कोई डिवाइस बनाया, कोई कैमरा आया, so they required a driver. They have to develop a system software for that hardware. तो किसी भी हार्डवेयर को यूजेबल बनाना है, चाहे वो कैमरा ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी डिवाइस क्यों ना हो, उसके लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं। तो बेसिकली हम जो फोकस कर रहे हैं वो हम इस पे कर रहे हैं, राइट। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हम बना सकते हैं, नो डाउट। अगर आप एम्बेडेड प्रोग्रामर हो तो आप इजीली बना सकते हो, राइट। एम्बेडेड सिस्टम अगर आपने पढ़ा हो या इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे हो तो आप बना सकते हो, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हो, राइट। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो इन पे रहेगा। अब इनको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? इनको बनाने के लिए हमें कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम सीखेंगे तो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी सीखेंगे? तो हम सीखेंगे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिकली सी प्रोग्रामिंग एक आपको
ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और सेकेंड थिंग, you will get the basic idea of programming, means all the fundamental you will learn here, like आप लूप सीखोगे, स्विच केसेस सीखोगे एंड और बहुत सारी चीज़ें जो आप बेसिक चीज़ें होती है जो प्रोग्रामिंग में, वो सीखोगे। फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग आप सी में इधर सीख जाओगे। सी इज ऑल्सो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्रोसीजर का मतलब होता है फंक्शंस, यानी ये फंक्शन का लैंग्वेज है। मीन्स देयर आर लॉट ऑफ फंक्शन अवेलेबल इन सी लैंग्वेज, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे टास्क कर सकते हैं। मीन्स सी लैंग्वेज को यूज करके आप बहुत सारे टास्क कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसीजर्स, विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। बहुत सारे फंक्शंस हैं। सी को हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। सी इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। ऐसा क्यों, कुछ आइडिया? बिकॉज आप चाहे तो दोनों तरह के सॉफ्टवेयर इससे बना सकते हैं, इधर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बोथ। ये लो लेवल फीचर भी प्रोवाइड करता है, हाई लेवल फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। जनरली जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर बनते हैं वो लो लेवल फीचर्स के थ्रू बनते हैं, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनते हैं वो हाई लेवल फीचर्स के थ्रू। तो ये दोनों तरह के फीचर्स आपको सपोर्ट करता है सी लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया, एक पर्सन ने किया जिसका नाम था बाय डेनिस रिची इन 1972 यूएस बेल लेबोरेटरीज में। यूएस में एक बेल लेबोरेटरी है, बहुत ही फेमस लेबोरेटरी, एंड उधर ही इसका इन्वेंशन हुआ। इससे पहले बी लैंग्वेज भी आई, बट दैट वाज नॉट पॉपुलर। सी लैंग्वेज वाज वेरी पॉपुलर, बिकॉज इधर आप सी लैंग्वेज से इवन सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए आज भी एवरग्रीन लैंग्वेज है ये सी लैंग्वेज। अगर आप सिस्टम प्रोग्रामिंग करते हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो कभी आप नहीं कह सकते कि सी लैंग्वेज की आज डिमांड है और आज नहीं है। इट इज़ ए एवरग्रीन लैंग्वेज, राइट। नाउ अब अगर सी का प्रोग्राम बनाना है आपको, तो सबसे पहले सी का आपको प्रोग्राम के फाइल का एक्सटेंशन जानना हो। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ सी प्रोग्राम फाइल्स? जैसे dot नोटपैड की C. फाइल होती है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है? txt होता है नोटपैड का। बट अगर आप सी के प्रोग्राम लिख रहे हो तो उसका क्या होता है? डॉट सी होता है। अगर आप सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिख रहे हो तो उसका एक्सटेंशन सीपीपी होता है। Dot CPP. हाँ, गॉट इट। जावा का प्रोग्राम लिख रहे हो तो एक्सटेंशन क्या होगा? जावा होगा। तो हम प्रोग्राम्स को सेव करेंगे, से नाम कोई भी दे देंगे, बट एक्सटेंशन मस्ट बी कॉरेस्पॉन्डिंग लैंग्वेज, कि जो लैंग्वेज है उसका एक्सटेंशन, हम फाइल का एक्सटेंशन देंगे। अब अगर हम सी का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिसे हम क्या बोलते हैं? आईडीई, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। किसी भी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करनी है आपको, यानी प्रोग्राम्स बनाने हैं, तो आपको क्या चाहिए? आईडीई चाहिए। अगर आप सी में प्रोग्राम्स बनाना चाहते हो तो सी की आईडीई डाउनलोड करोगे। अगर आपको जावा का प्रोग्राम बनाना है तो जावा की आईडीई डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो आईडीई आप कह सकते हो, आईडीई के अंदर होता क्या है? कंपाइलर होता है, प्लस वो आपको इन्वायरमेंट देते हैं जहाँ पे आप प्रोग्राम्स लिख सकते हो, प्लस लाइब्रेरीज होते हैं, यानी बिल्ट इन फंक्शंस। तो ये चीज़ें इसके अंदर मिल जाती हैं आपको, और आप इसमें इजीली प्रोग्राम्स लिख सकते हो। यस, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप इधर।
क्वेश्चन नहीं नहीं है, सर, वैसे क्लियर है। कुछ उधर आवाज नहीं आ रही, तो मुझे लगा कुछ नेटवर्क का इशू हो गया ओ इसलिए नहीं, कर एक्चुअली एक फ़ोन कॉल आया था। या आपके पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो सर, आप प्रोसीड करिए आगे ओके, वसूली आने पे। हाँ तो ठीक है, अभी तो हमने बेसिक्स ही पढ़ा है। सो लेट्स डाउनलोड एन आईडीई। एक आईडीई डाउनलोड करते हैं हम, और फिर उसमें प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं। तो मार्केट में कौन कौन से आईडीज अवेलेबल हैं? तो एक डेव डेव सी सी प्लस 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 है, प्लस। और हमारे पास एक कोड ब्लॉक्स भी है। इक्लिप्स में भी आप सी की प्रोग्रामिंग कर सकते हो, नेटबीन्स में भी कर सकते हो, इंटेलिजे में भी कर सकते हो। देयर लॉट ऑफ ऑप्शन, ठीक है। बट मैं जो प्रेफर करता हूँ डेव सी प्लस प्लस करता हूँ, बिकॉज इसमें आपको सी एंड सी प्लस प्लस के दोनों ही कंपाइलर मिल जाते हैं। दोनों ही कंपाइलर आपको मिल जाते हैं, प्लस बहुत ही लाइट वेट है और इजी टू यूज है। और बहुत ही पॉपुलर भी है, मोस्ट ऑफ द पीपल यूज करते हैं इसको सी के प्रोग्राम्स बनाने के लिए। तो चलिए डाउनलोड करते हैं हम। इधर लिखना है आपको डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड। अगर आप विंडो यूज़र हैं तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप मैक या लिनक्स यूज़र हैं तो उसके लिए फिर आपको इक्लिप्स डाउनलोड करना पड़ेगा। सर साइड बाय साइड हम भी डाउनलोड करते चले। हाँ हाँ, साथ साथ कर सकते हैं। और इधर आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा, सोर्स फोर्स नेट डॉट नेट साइट है जो सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन करती है, बहुत ही पॉपुलर है, इससे भी डाउनलोड कर सकते हैं हम इधर। और यहाँ पे इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री पोर्टेबल फास्ट एंड सिंपल सी सी प्लस प्लस आई डी, ठीक है। और किसने डेवलप किया है? ऑरवेल डेव सीपीपी कंपनी ने डेवलप किया है। और इसे देख सकते हैं कि आप इसको इस वीक में कितना डाउनलोड हुआ है, मीन्स इट इज़ वेरी पॉपुलर। इसे बनाने के लिए लैंग्वेज जो यूज़ हुई है, डेल्फी लैंग्वेज यूज़ हुई है, और 92 में ये बना था। डेल्फी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इधर हम डाउनलोड करते हैं। तो ये हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। आई थिंक सर्वर इज स्लो, दैट्स वाई। एक्चुअली ये 48.1 MB की सॉफ्टवेयर है, बट इट इज टेकिंग टाइम। प्रॉब्लम है सर। सर्वर इशू है, बट डोंट वरी, आप लोग लगा दीजिए डाउनलोड पे। तो ये इंस्टॉलेशन हमारा हो चुका है और डेस्कटॉप पे आइकन भी आ चुका है। आप रन करना चाहें रन कर सकते हैं, या डबल क्लिक करके यहाँ से रन कर सकते हैं। और इधर आपको अब सी का प्रोग्राम आप इधर से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, सी एंड सी प्लस प्लस। तो बेसिकली हम पहला प्रोग्राम जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? पहले इधर फाइल में जाते हैं, न्यू, और यू विल गेट इट सोर्स फाइल। सोर्स फाइल के अंदर हम प्रोग्राम्स लिखना शुरू करते हैं। सोर्स फाइल इक्वल टू प्रोग्राम, यू कैन से सोर्स फाइल इज प्रोग्राम। सोर्स फाइल पे क्लिक करेंगे इधर, और इधर हम यहाँ पे प्रोग्राम्स लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? void main, void main। ये क्या है void main? तो मेन एक फंक्शन है सी प्रोग्राम में। बेसिकली एवरी लैंग्वेज में मेन फंक्शन होता है, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन आपके प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। इट इज एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम, मीन्स वॉट एवर कोड यू वॉन्ट टू रन, वॉट एवर इंस्ट्रक्शन यू वॉन्ट टू गिव टू द कंप्यूटर, तो आप यही लिखोगे इनसाइड द मेन फंक्शन। मीन्स आप कह सकते हो मेन फंक्शन इज एन एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम
यानी जो भी आप टास्क लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे इनसाइड द मेन फंक्शन। इसे हम बोलते हैं ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, एंड दैट इज द स्पेस वेयर वी राइट द प्रोग्राम बेसिकली। और सबसे पहले हम कंप्यूटर से क्या सीखते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देखना क्या सीखते हैं, हम कुछ भी प्रिंट करना सीखते हैं। यानी कंप्यूटर को हम सीखते हैं कैसे हम कंप्यूटर को प्रिंटिंग का इंस्ट्रक्शन दे पाए कि कुछ भी प्रिंट करना है। तो प्रिंट इंस्ट्रक्शन कैसे दिया जाए, ओके सो हम यहाँ पे डिस्कस ये कर रहे थे कि मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन बेसिकली किस लिए है, अपने प्रोग्राम्स राइट करने के लिए आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इट इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम्स में क्या सीखते हैं, टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर कि प्रिंट कैसे करना है। कंप्यूटर को हम एक इंस्ट्रक्शन देंगे कि टू प्रिंट समथिंग, कि हे कंप्यूटर आई एम गिविंग सम इंस्ट्रक्शन प्लीज प्रिंट इट। तो कैसे देंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ इज अ फंक्शन, और फंक्शंस हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव, तो आपको क्या करना है, कैपिटल स्मॉल का ध्यान देना है, ठीक है। तो प्रिंट एफ स्मॉल में लिखना है आपको हर एक फंक्शन का नाम, एवरी फंक्शन नेम मस्ट बी इन स्मॉल केस, तो आपको स्मॉल केस में ही लिखना है। देन हमने कहा कि प्रिंट करो वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग बेसिकली, डबल कोट्स में लिखना है। तो सी लैंग्वेज को हमने इंस्ट्रक्शन दिया, कंप्यूटर को हमने इंस्ट्रक्शन दिया प्लीज प्रिंट वेलकम टू सी प्रोग्राम। अब ये फाइल हमने तो बना दी है, इसको सेव करना है। सेव जब हम करते हैं तो आपको पता ही है कि हम फाइल का नाम जो भी आप चाहे दे सकते हैं। मैंने लिखा फर्स्ट, बट एक्सटेंशन मस्ट बी डॉट सी। डॉट सी से सेव करना है हमें, और इधर सेव पे क्लिक कर देंगे। और सेव करने के बाद ये देखो फाइल हमारी सेव हो चुकी है फर्स्ट डॉट सी से, यानी दिस इज अ सी प्रोग्राम। और ये सेमी कॉलन क्या है, सेमी कॉलन इज अ टर्मिनेटर, यानी ये फंक्शन टर्मिनेट हो चुका है, मतलब हमारा टास्क हो चुका है, ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है। डबल कोट्स में जो भी होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग, राइट। एंड printf विल ऑलवेज यूज टू प्रिंट समथिंग। जब भी आपको सी प्रोग्रामिंग में कुछ भी प्रिंट करने के लिए बोला जाए तो यू विल यूज printf। printf क्या है, एक फंक्शन है टू प्रिंट समथिंग, राइट। इट इज अ बिल्ट इन फंक्शन, हमने नहीं बनाया, इट इज अ बिल्ट इन फंक्शन, राइट। ये कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे आप पहले हम इसको कंपाइल करते हैं। लेट्स सी, दिस इज अ बटन कंपाइल, क्लिक ऑन इट। जैसे ही आपने क्लिक किया, कंपाइलर को क्या चला गया, इंस्ट्रक्शन की कंपाइल करो इस सोर्स कोड को, इस प्रोग्राम को, कंपाइलर ने कंपाइल कर दिया। इधर आपको बॉटम साइड में दिख भी रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आप क्या करोगे, अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो राइट क्लिक करोगे, फ्लोटिंग रिपोर्ट विंडो पे क्लिक करोगे, और इधर आपको शो होगा, ठीक है, कि प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो चुका है। बट आपको एक छोटी सी वार्निंग भी आ रही है। वार्निंग क्या है, इनकम्पैटिबल इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ बिल्ट इन printf फंक्शन, यानी जो printf फंक्शन है वो कहाँ से आया है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। वैसे कि डेव सी प्लस प्लस स्मार्ट है, वो डिटेक्ट कर ले रहा है कि printf कहाँ से आया है, फिर भी एक वार्निंग दे रहा है कि यू शुड स्पेसिफाई कि कहाँ से printf फंक्शन आप यूज कर रहे हो, किस लाइब्रेरी से यूज कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, इधर ऊपर जाना है, और यहाँ अगर आप स्पेसिफाई कर देते हो कि printf फंक्शन कहाँ से आया है, किस लोकेशन से आया है, तो ये वार्निंग भी नहीं आएगी जो आपको येलो कलर में वार्निंग दिख रही है। तो कैसे स्पेसिफाई करोगे, तो आपको लिखना है हैश इंक्लूड, और हमने इधर एंगुलर ब्रैकेट लिखना है, एंड देन एक फाइल का नाम लिखना है जिसका नाम होता है stdio.h। तो ये जो .h फाइल है,
ये डॉट एच फाइल किसके लिए होती है? हेडर फाइल्स के लिए होती है। हेडर फाइल क्या होती है? हेडर फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, कलेक्शन ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन, यानी बहुत सारे फंक्शन इसके अंदर स्टोर्ड होते हैं। जैसे stdio.h है, इसके अंदर क्या स्टोर्ड है? printf फंक्शन, राइट। तो हमने ये स्पेसिफाई कर दिया। अब हम कंपाइल बटन पे क्लिक करेंगे तो देखो इधर नो वार्निंग, वार्निंग इज 0, एरर इज 0, यानी ये हमारा परफेक्ट प्रोग्राम बन चुका है। ठीक है, लेकिन इसके लिए एरर क्यों नहीं आया? लाइन नंबर 7 के लिए, बिकॉज लाइन नंबर 7 जो है वो कमेंट है। कमेंट का मतलब, अगर आप प्रोग्राम में कुछ डिस्क्राइब करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। कंपाइलर उसे इग्नोर कर देता है कंप्लीटली। कंपाइलर उसे इंस्ट्रक्शन काउंट नहीं करता है, कंपाइलर उसे इंस्ट्रक्शन में काउंट नहीं करता है, वो इसे इग्नोर करता है। और जो ये हमने कमेंट यूज किया है 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लगा के, इसे हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट, राइट। तो इधर आप फिर से कंपाइल कीजिए, कंपाइल तो वैसे हमने कर दिया है, एरर 0, वार्निंग 0। ठीक है, exe फाइल बन भी चुकी है, यानी हमारी फाइल जो सोर्स फाइल है वो बाइनरी में कन्वर्ट हो चुकी है। इधर रन बटन है, जैसे ही आप रन पे क्लिक करोगे कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट कर देगा उस exe फाइल को। तो लेट्स क्लिक एंड आप देख सकते हैं कि हमारा जो है पर्पस सॉल्व हो चुका है। पर्पस क्या था? कि कंप्यूटर से वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग प्रिंट करवाने का, राइट। सो डिड यू गेट इट? मेक सेंस? और यू हैव एनी क्वेश्चन? राधा? No, sir, clear. I mean, till now, clear. ओके, और मोहित? क्लियर सर, कल की क्लास में भी यही किया था हमने। अच्छा, कल क्लास किया था आपने? हाँ, कल क्लास में यही तो थे जब मैं ओके ओके आया था ओके वहाँ ओके ओके रेगुलर। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके तो मेरी ये फर्स्ट क्लास है आज। ओके, अब देखो इधर, अब क्या करना है नेक्स्ट? अब मुझे कुछ और भी प्रिंट करना है। लेट्स से आई वांट टू प्रिंट, इधर मैंने प्रिंट कराया सी लैंग्वेज इज अ प्रोसीजर लैंग्वेज, इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये कोई भी और टेक्स्ट प्रिंट करना है। प्रिंट करा दिया, फिर लिखा इधर थैंक यू भी लिख दिया। ठीक है, सो आई हैव प्रिंटेड सो मैनी मैसेज, राइट। और इधर हमने इधर कंपाइल पे क्लिक कर दिया और इधर रन पे क्लिक कर दिया। सी वी आर गेटिंग वन मोर आउटपुट। और इधर देखो क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, फिर लिखा हुआ है सी लैंग्वेज इज द प्रोसेसर ओरिएंटेड लैंग्वेज, थैंक यू भी लिखा हुआ है, बट दे आर कमिंग इन अ सिंगल लाइन, है ना। यहाँ पे कुछ इश्यू आपको समझ आ रहा है? लाइन मर्ज हो गई है सारी। हाँ, बिकॉज आप प्रिंटफ में जो भी प्रिंट कराओगे दैट विल प्रिंटेड ऑन सिंगल लाइन। So how we can give the new lines? How we can change the lines? /n /n, right. So यहाँ पे मैं लाइन चेंज करना चाहता हूँ, तो लाइन चेंज कर दिया, सेव, compile again and run again. So see, welcome to C programming and line has changed. And then it has printed C language is a procedure oriented language. Thank you. दो लाइन एक फिर से आपके सेम लाइन में आ रही है, तो क्या करूँ राधा? What we have to do? लाइन में भी स्लैश एन डाल। Yeah, we can put here /n2. So now it will come into proper format, जिस फॉर्मेट में हमने प्रिंट कराया था। सो मीन्स अब हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे पा रहे हैं कि हम जो चाहते हैं वो काम कैसे करना है। तो उनके लिए जो जो इंस्ट्रक्शंस है वो हम फॉलो करेंगे। न्यू लाइन इज यूज फॉर टू चेंज द लाइन, राइट। न्यू लाइन /n is a new line and that is used to change the line. एक होता है /t भी होता है, /t
ये किस लिए यूज होता है? अगर आप 1/t यूज करते हो तो 1/t इक्वल टू 4 टैब्स, यानी 4 स्पेसेस के बराबर है ये /t। तो इधर मैं कंपाइल करूं और इधर रन कर दूं तो आप देखो, थैंक यू से पहले कितने स्पेसेस आ गए? 4 स्पेसेस आ गए। गॉट इट? इसमें विथ रिटर्न वैल्यू 10 जो लिख के आया उसका क्या सेंस बनता है? देखो, ये जो ये जो लाइन है ना, इस लाइन से ऊपर जो आउटपुट है वो हमारे प्रोग्राम का है, और इस लाइन से नीचे जो आउटपुट है दैट इज अ रैंडम जनरेटेड वैल्यू। इसमें क्या है? प्रोसेस एग्जिटेड आफ्टर इतना सेकेंड्स विथ रिटर्न वैल्यू 10, प्रोसेस एनी की टू कंटिन्यू। मीन्स प्रोसेस जो हमने हमने जो प्रोग्राम चलाया उसे एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा, दैट्स ऑल। और रिटर्न वैल्यू 10 मीन्स व्हाट? इधर एक्चुअली इधर हमें ध्यान नहीं देना है। एक्चुअली मैं कोई भी की प्रेस करूंगा इधर क्या होगा? हमारा एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। एक्चुअली जो भी आउटपुट्स है वो हमारा प्रोग्राम का जो आउटपुट है दैट इज अप साइड ऑफ दिस लाइन। तो यहाँ पे कोई भी की प्रेस करने के बजाय यहाँ पे आपने ये इसको क्लोज कर दिया तो हमारा एप्लीकेशन क्लोज हो बैक चल जाएगा। रहा है, ये सिर्फ एग्जीक्यूट के लिए है। ओके। जैसे मैंने क्लिक भी कर दिया तो ये क्लोज हो जाता है। गॉट इट? यस सर। ओके, नाउ तो ये हमारा पहला प्रोग्राम था। आई थिंक पहले प्रोग्राम में तो कोई डाउट नहीं होगा, यू विल बी अवेयर विद दिस। तो जब भी हमें प्रिंट करना है तो वी विल यूज प्रिंट। नाउ क्लियर है या ऑल क्लियर है? क्लियर। ऑल क्लियर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, तो देखो printf जो फंक्शन है वो किधर से बिलोंग करता है? कौन सी फाइल से? stdio.h हेडर फाइल से। तो अगर ये लाइन आप लिखते हो तो यू विल नॉट गेट वार्निंग, बट अगर ये लाइन हटा देते हो तो यू विल गेट वार्निंग। कंपाइल करो, है ना? तो इधर लिखना लिख दोगे तो दैट विल बी गुड। नाउ नेक्स्ट थिंग हम क्या करेंगे? फाइल में जाएंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं। वन सेकेंड, सर ये वन सेकेंड। no problem, sir. There are lots of CMD has open. Yes, Okay, sir. Thanks. now क्या पूछ रहे थे सोनू? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Yes, sir. Sir, I am saying that अगर मैं इसको उसमें करता हूँ, अगर मिथ नहीं लिखता हूँ, मैथ वाले के लिए नहीं लिखता, तो उसमें भी ये दिखाएगा एरर? जैसे आपने इंक्लूडिंग STIOD लिखा है इसमें, आपने मैथ वाले में बताया था मैं MATH करके बताऊंगा, लिखता है मैथ उसको वाला ये। मैं बताऊंगा। अभी अभी सपोज इग्नोर करो कि वी डोंट नो मैथ। ओके सर। ओके, ओके सर। ओके सर। वी ओके। नो ओनली stdio.h हेडर फाइल। और बेसिकली ये हेडर फाइल किस लिए है? इसके अंदर कुछ फंक्शंस है जिनको यूज करेंगे, जैसा कि printf, राइट? हेडर फाइल्स क्या होते हैं? बहुत सारे फंक्शंस के डिक्लेरेशन इसके अंदर होते हैं। यू कैन से कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, राइट? तो printf जैसे और भी फंक्शंस है जिनको हम यूज करेंगे, तो यूज करने से पहले इधर हम मेंशन कर देंगे। इज इट राइट? फाइल में जी जाएंगे, सर। लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोग्राम, न्यू सोर्स फाइल। और हम इधर क्या करना चाहते हैं? हमने फिर से क्या लिख दिया? stdio.h। और इधर हमने क्या लिख दिया? मेन फंक्शन। मेन फंक्शन तो लिखना ही लिखना पड़ेगा आपको हर एक प्रोग्राम। नाउ अब हम अपने प्रोग्राम में कुछ नंबर्स, कुछ डेटा स्टोर करना चाहते हैं। कुछ नंबर्स हो सकते हैं, डेटा कुड बी या करेक्टर हो सकता है, डेटा हमारे रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे पॉइंट वाली वैल्यूज हो सकती है। तो मुझे उनको स्टोर करना है अपने प्रोग्राम। तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? डू यू नो दिस? व्हाट इज दिस गाइस?
इसे हम बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। हमने अभी कमेंट के बारे में जिक्र किया था। कमेंट क्यों यूज करते हैं? टू मेक योर प्रोग्राम रीडेबल, अपने प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के। बहुत बार क्या होता है कि आपने प्रोग्राम्स बना तो लिए, बट 2 साल बाद आप खुद प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट देखते हो तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि मैंने क्यों लिखा था। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आप अपने प्रोग्राम्स लिखो और साथ साथ उनमें कमेंट्स भी लिखो कि मैंने इस फंक्शन को इस टास्क के लिए बनाया है, इस कोड को मैंने इस टास्क के लिए बनाया है। सो इससे प्रोग्राम आपका रीडेबल रहेगा। कमेंट कितने तरह के होते हैं? 2 टाइप्स के कमेंट होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमेंट। कौन कौन से? एक तो होता है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कैसा होता है? डबल स्लैश। और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। वो ऐसा होता है जैसा हमने यूज किया है, फॉरवर्ड स्लैश स्टार, देन स्टार, फॉरवर्ड स्लैश। मल्टी लाइन से आप नाम से क्लियर है कि आप मल्टीपल टेक्स्ट लिख सकते हो जो कमेंट होंगे। कमेंट क्या होते हैं? इग्नोर हो जाते हैं, कंपाइलर उसे इग्नोर कर देता है। कंपाइलर इग्नोर कमेंट। ठीक है, कमेंट को कंपाइलर सोर्स कोड नहीं मानता। गॉट इट? अब जो चीजें आप पढ़ रहे हो उनको आप एक ऐप्स पे भी देख सकते हो जिसका नाम है टेकमैन। बाकी को मैंने बताया हुआ है। राधा इसमें, राधा को नहीं पता। टेकमैन एक ऐप है, प्ले स्टोर पे है, जो मैंने ही बनाया है, जो स्टूडेंट यूज करते हैं, और इस पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, और इस पे आप क्विजेस भी दे सकते हो। मोस्टली लैंग्वेजेस है पाइथन। देयर लॉट ऑफ थिंग इसमें है, इस ऐप में। एक्चुअली टेकमैन लर्निंग ऐप है ये, और ये आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, और हर एक सेशन के बाद, जैसे एक चैप्टर हमने फिनिश किया, तो यू कैन गिव द क्विज एंड चेक कर सकते हो अपनी नॉलेज, अपनी अंडरस्टैंडिंग। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। और एक चैनल भी है यूट्यूब का जिसका नाम है IB कुमार चैनल, तो आप यहाँ से भी कुछ कुछ चीज़ें पढ़ सकते हो। मतलब थोड़े बहुत मैं इसमें वीडियोस पुट करता हूँ। राइट, तो अब हम बात करते हैं इधर कि मुझे क्या करना है। बेसिकली हमें क्या करना है? डेटा को स्टोर करना है। हमारा पर्पस क्या था कि हम अपने प्रोग्राम में डेटा को स्टोर करना है। डेटा कुड बी वेरिएबल, डेटा कुड बी इंटीजर हो सकता है, यानी नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है। तो डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? इट्स अ मेमोरी लोकेशन नेम। वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन नेम, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो? डेटा को स्टोर कर सकते हो। वेयर यू कैन स्टोर डेटा। राइट, वेरिएबल बनता कैसे है? तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैंने लिखा है इंट a इक्वल टू 10 सेमी कॉलन। ए एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप क्या है? इंट। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप जो है वो डिफाइन करता है वेरिएबल की साइज एंड टाइप को, कि वेरिएबल किस टाइप का होगा और कितना साइज कंटेन करेगा डेटा, कितना डेटा कंटेन करेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय इंट। ये एक वेरिएबल है, और ए की टाइप क्या होगी? इंट है, तो इंट का मतलब ये नंबर स्टोर करेगा। कितना डेटा स्टोर करेगा? तो 4 बाइट्स। राइट, तो डेटा टाइप ये डिसाइड करता है। अब मेरे पास डेटा दूसरा भी हो सकता है, यानी कैरेक्टर भी हो सकता है। कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट्स में होता है, और कैरेक्टर डेटा स्टोर करना है आपको अपने प्रोग्राम में, तो इट विल बी इन सिंगल कोट्स। तो दिस थर्ड थिंग इज, मान लो मेरे पास डेटा ऐसा भी हो सकता है जो रियल नंबर्स हो, जैसे पाई की वैल्यू हो सकती है, पॉइंट्स वैल्यू, पॉइंट वाली वैल्यूज। तो इनके लिए वेरिएबल है। इनका वेरिएबल कौन सा है?
फ्लोट। इनके लिए जो वेरिएबल है हमारे पास वो है फ्लोट। तो इतना समझ आ रहा है सबको? राइट। अब मैं प्रिंट करने जा रहा हूँ किसी वेरिएबल का डेटा। तो प्रिंट एफ लिखा, ए लिखा, और मैंने इधर सेव कर दिया। सेव किया मैंने वेरिएबल डेमो डॉट सी से, कोई भी नाम दे सकते हो बट एक्सटेंशन मस्ट बी डॉट सी। अब इधर कंपाइल बटन, कंपाइल एंड रन दोनों एक साथ के लिए एक तीसरा बटन है जिसमें दोनों टास्क हो जाएंगे, कंपाइल एंड रन। तो क्यों ना हम तीसरा बटन ही यूज करें। क्लिक कीजिए, और जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन हमारा होल्ड हो चुका है और हमारे प्रोग्राम में कोई आउटपुट नहीं आया। वी डिड नॉट गेट एनी आउटपुट। वाई? बिकॉज अगर आप किसी वेरिएबल को प्रिंट करना चाहते हो तो वेरिएबल आप डायरेक्टली पास नहीं कर सकते प्रिंट। आपको बताना होगा कि किस टाइप का डेटा आपके प्रोग्राम में प्रिंट करना है। ए किस टाइप का है? इंटीजर है, यानी डिजिट है। तो इधर डबल कोट्स लगाओ और इधर बता दो कि हाँ डिजिट को मैं प्रिंट करने वाला हूँ। ए इज अ डिजिट। डी का मतलब डिजिट, इंट का मतलब नंबर यानी डिजिट। यू कैन से कि ए इज अ वेरिएबल दैट इज कंटेनिंग डिजिट। अब ये प्रिंट हो जाएगा। सी, इट हैज प्रिंटेड 10, और 10 ही हमने प्रिंट कराया था, ए के अंदर 10 ही है। लेट्स प्रिंट अनदर वेरिएबल। तो ये परसेंट डी है क्या बेसिकली? तो इस परसेंट डी को हम बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी जब भी आपको कोई भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी हो तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना ही पड़ता है। तो हर एक डेटा टाइप के लिए अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं। इंट के लिए परसेंट डी, फ्लोट के लिए परसेंट, एक फ्लोट होता है, एक डबल भी होता है, इसके लिए होता है परसेंट एफ। एक्चुअली इंट के लिए दो होते हैं, एक परसेंट डी और परसेंट आई। यानी मैं इधर परसेंट आई भी लिख दूं तो इट विल वर्क। यहाँ मैं अगर परसेंट आई भी लिख दूं, आई फॉर इंटीजर, तो इट विल वर्क। तो इंट के लिए दो होते हैं, एक इंट के लिए परसेंट डी और परसेंट आई, फ्लोट डबल के लिए परसेंट एफ, कैरेक्टर के लिए एनीवन, परसेंट सी। राइट। डबल में हम क्या स्टोर करते हैं? हाँ जी, डबल में जैसे फ्लोट में हम पॉइंट वैल्यू स्टोर करते हैं, तो डबल में क्या स्टोर करते हैं? डबल के लिए भी परसेंट एफ। ऐसे जैसे हम इंट में हाँ, जैसे 10 वैल्यू स्टोर करिए, सीएच में जैसे कि फ्लोट में भी और रियल वैल्यूज, फ्लोट में लार्ज रियल वैल्यूज। डबल में हाँ, फ्लोट डबल डबल में दोनों में। डबल फ्लोट में छोटे रियल वैल्यूज एंड डबल में लार्ज रियल वैल्यूज। जैसे मान लो सैटेलाइट से कोई डेटा आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो आप उसको स्टोर करने के लिए डबल का यूज कर सकते हो। जैसे मुझे करेक्टर को प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करूंगा? अगर आपको आइडिया लग गया है फॉर्मेट स्पेसिफायर का, तो फ्लोट को प्रिंट करूंगा तो राइट, इसको सेव किया और इसको कंपाइल एंड रन कर दिया। सब कुछ तो प्रिंट हो गया, बट एक ही लाइन में प्रिंट हुआ। आई वांट टू चेंज द लाइन, सो व्हाट वी विल डू, तो हम लाइन इधर चेंज करते जाएंगे ऐसे, जिससे हमें हर एक लाइन चेंज होके वैल्यू मिलेगी। तो देखिए इधर पहले क्या प्रिंट हुआ, ए की वैल्यू प्रिंट कराई हमने तो 10, फिर हमने सी एच की वैल्यू प्रिंट कराई जो कि ए है, और फिर हमने पाई की वैल्यू प्रिंट कराई जो कि 3.1412 है। बट पॉइंट के बाद ये हमेशा 6 डिजिट प्रिंट करता है, तो 1412 तो आ गया, 00 इसने अपने आप से ऐड कर दिया। गॉट इट? इस ये क्लियर है सबको?
तो अब हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं। डेटा स्टोर करना हमने इजीली सीख लिया। अच्छा, मोबाइल नंबर स्टोर करना हो तो कैसे करें? क्या वो इंट में स्टोर हो जाएगा? ये मेरा मोबाइल नंबर है। प्रिंट भी तो कराना पड़ेगा ना। प्रिंट एफ %d/n, क्योंकि इंट मोबाइल नंबर इंटीजर है ना। मोबाइल, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। सेव इट, कंपाइल एंड रन एंड सी क्या हमारे मोबाइल नंबर मिल रहा है। हाँ जी, तो मोबाइल नंबर स्टोर करने के लिए इंट था, बट हमने स्टोर करा है, बट स्टोर तो नहीं हुआ। देन व्हाट वी डू? तो जैसे कि फ्लोट, मैंने कहा कि फ्लोट छोटे रियल नंबर्स के लिए होता है और डबल लॉन्ग रियल नंबर्स के लिए होता है। तो वैसे ही इंटीजर जो है, इंट जो है, वो किस लिए है? छोटे नंबर्स के लिए। और बड़े नंबर्स के लिए क्या होता है? तो बड़े नंबर्स के लिए होता है लॉन्ग। इधर लिखना होता है लॉन्ग लॉन्ग, क्योंकि नंबर एक बहुत ही बड़ा नंबर है, मोबाइल नंबर। फिर इसे प्रिंट कैसे करोगे? प्रिंट एफ, इधर लिखोगे लॉन्ग लॉन्ग, तो लॉन्ग लॉन्ग के लिए LL एंड D फॉर डिजिट। थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है ये, बट डोंट वरी, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। LLD, LL का मतलब लॉन्ग लॉन्ग, D फॉर डिजिट। ऐसे लॉन्ग लॉन्ग भी क्या है? नंबर ही है। अब जाके ये एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लेगा इतने बड़े नंबर। तो ये चीज क्लियर है एवरीवन? सर, 2 बार लॉन्ग लिखने का फॉर्मेट है या फिर चूंकि नंबर 10 डिजिट का है, इसलिए 2 बार लॉन्ग लिखा है? बिल्कुल 10 डिजिट का नंबर है, इसीलिए हमने लिखा, नंबर लार्ज है। कुछ ऐसा ISD नंबर हो जो 12 14 नंबर का हो, तो उतने टाइम्स लॉन्ग को रिपीट करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 4 करके? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास डेटा, मैक्सिमम लॉन्ग लॉन्ग ही है। हाँ हाँ, ओके। सर जो इंट है वो कितने नंबर तक ले सकते हैं? जैसे यहाँ पे लिखा है फोर इक्वल टू 4 10। डिजिट तक, 4 डिजिट के बाद नहीं लेता है वो। 4 5 डिजिट के बाद हाँ, वो डेटा आपने गार्बेज वैल्यू आनी शुरू हो जाती है प्रिंट करने। गार्बेज का मतलब जो वैल्यू डाली है वो नहीं आ रही है, दूसरी कुछ आ रही है। राइट? ठीक है, तो ये बना दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं, 2 नंबर का सम करते हैं बेसिकली। तो इधर गए, हमने लिखा #include stdio.h, और हमने क्या लिखा इधर, void main, और सम करना है तो 2 वेरिएबल ले लिए, एक्चुअली 3 वेरिएबल ले लिया, और a प्लस बी, और सम के लिए क्या लिखूंगा इधर, %d, हो जाएगा सम। और इधर हमने कंपाइल एंड रन कर दिया, एंड यू कैन गेट द आउटपुट 30। राइट? इज इट क्लियर टू ऑल? ये ओके। अब इधर मैं चाहता हूँ 30 ना आए, 30 की जगह पे कुछ टेक्स्ट भी साथ में आए कि सम इज 30 या आउटपुट इज 30, रिजल्ट इज 30 समथिंग। तो व्हाट वी कैन राइट हियर, वी कैन राइट हियर लाइक दिस, रिजल्ट इज, और %d की जगह पे क्या आएगा, सम की वैल्यू प्लेस हो जाएगी। हाँ, तो सेव किया, कंपाइल एंड रन, एंड यू कैन सी रिजल्ट इज 30। फॉर गेटिंग दिस, कि आप टेक्स्ट के साथ वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करा सकते
ओके। तो इसमें रन टाइम पे जैसे नंबर्स दे के फिर जनरेट कराना हो सम। हाँ, अभी मैं बताता हूँ नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है वो। ओके, तो ये प्रोग्राम में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन दिस प्रोग्राम? ओके, तो मैं इधर एक दूसरा प्रोग्राम बनाता हूँ, फाइल न्यू, सोर्स फाइल। और इधर मैंने क्या लिखा, हैश इंक्लूड stdio.h void main। और एक्चुअली क्या होगा कि ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया था, इसको मैं जितनी बार भी रन करूँ, वी विल गेट द आउटपुट 30, रिजल्ट इज 30। बिकॉज मैंने वैल्यू को क्या कर दिया है, हार्ड कोड कर दिया है, 10 एंड 20 फिक्स कर दिया है। मीन्स एवरी टाइम इट विल गिव 30। बट आई वॉन्ट कि मैं जब प्रोग्राम्स को रन करूँ तो मेरा प्रोग्राम मुझसे पूछे कि एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, और जो मैं नंबर्स दूं उनका सम मुझे मिले। राइट, तो क्या करोगे, printf मैंने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, बट नंबर को स्टोर करने के लिए वेरिएबल भी तो चाहिए। तो इधर ऊपर क्या कर देते हैं, दो वेरिएबल ले लेते हैं। सम करना है तो दो वेरिएबल एटलीस्ट तो चाहिए। तो इस तरीके से आप वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर सकते हो विदाउट वैल्यू, यानी वैल्यू नहीं दिया हमने बट वेरिएबल बना दिया। वैल्यू कब देंगे, रन टाइम पे। मीन्स तो stdio.h जो है, इसके अंदर एक फंक्शन और है जिसका नाम है scanf। तो फंक्शन स्मॉल केस में होता है, scanf नाम का फंक्शन है। सो हमें क्या करना है, इधर इधर हम scanf के थ्रू यूजर से इनपुट यानी कीबोर्ड से इनपुट ले सकते हैं और उस डेटा को हम वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। कैसे, तो पहले बताएंगे किस टाइप का डेटा हमें लेना है। तो हमें लेना है डिजिट, किधर को स्टोर कराना है, तो हमने बताया ए में स्टोर करना है। राइट, अब scanf जो फंक्शन है, इट ऑलवेज स्टोर डेटा इन ऑन द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के वो एड्रेस पे डेटा को स्टोर करता है। तो इसीलिए हमें इधर एक ऑपरेटर यूज करना पड़ता है जिसका नाम है ऐड। इसे हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी बोलते हैं, एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। राइट, तो आपको इधर एंड लिखना पड़ता है बिकॉज वेरिएबल के एड्रेस पे डेटा स्टोर करता है scanf। ठीक है, तो इसको रन करके एक बार चेक करते हैं कि इज इट वर्किंग और नॉट। इस फाइल का नाम दिया sumdemo.c और इस पर क्लिक किया। देखो एंटर फर्स्ट नंबर प्रिंट हुआ, इसने प्रिंट किया। और इस लाइन पे हमारा प्रोग्राम रुका हुआ है। जो भी मैं वैल्यू दूंगा एंड प्रेस एंटर, दैट वैल्यू विल बी प्लेस इनसाइड ए। वो ए के अंदर प्लेस हो जाएगा, ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो कि इधर मैं जो भी वैल्यू एंटर करूंगा, 12 जैसे एंटर किया, और एंटर जैसे ही करूंगा वो वैल्यू ए में जाके स्टोर हो जाएगी। राइट, तो ऐसे ही मैं बी के लिए भी कर सकता हूँ। तो क्या किया मैंने, इधर लिखा printf एंटर सेकेंड नंबर। तो printf तो प्रिंट करने के लिए यूज होता है, बाकी उसका कोई काम है नहीं। scanf का काम है यूजर से डेटा लेना और उसको वेरिएबल में प्लेस कर देना। तो ए और बी में हमें वैल्यू मिल जाएगी कमांड प्रॉम्प्ट से, यानी कंसोल से, ब्लैक स्क्रीन से। और हम उसको क्या कर देंगे, एक वेरिएबल में उसका सम स्टोर कर लेंगे। ये वेरिएबल जरूरी नहीं है सम हो, तो डोंट बी कंफ्यूज, आप इस वेरिएबल का नाम अपनी पसंद का रख सकते हैं। और इधर हमने लिखा आउटपुट इज %d रिजल्ट। सेव कर दिया। एंड नाउ मैं अगर इस पर क्लिक करता हूं तो एंटर फर्स्ट नंबर मैंने दिया 12, और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, एंटर सेकेंड नंबर, ये 12 कहाँ स्टोर हो चुका होगा, ए के अंदर, ए वेरिएबल में। दूसरा ये कहाँ रुका हुआ है हमारा प्रोग्राम, लाइन नंबर 10 पे वेट कर रहा है कि जो भी आप इनपुट इधर से दोगे
वो वैल्यू बी में जाके स्टोर हो जाएगी। और अब एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोग्राम कहीं रुकेगा नहीं। ए में क्या है 12, बी में क्या है 13, दोनों का सम कितना हो गया 25। रिजल्ट विल कंटेन 25 एंड ये प्रिंट कर देगा आउटपुट इज 25। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। एवरीवन गॉट इट? Yes, sir. राधा? Yes, sir. Yes, sir. I understood. ओके। तो ये प्रोग्राम भी क्लियर है हमारा। ओके। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक तीसरा प्रोग्राम बनाता हूँ। अब तीसरा क्या है, एक्चुअली टोटल हम 4 तो बना चुके हैं, 5वां प्रोग्राम, फाइल न्यू एंड सोर्स फाइल। इसमें हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली करने क्या वाले हैं, हम यूजर से एक नंबर ले, 2 नंबर लेंगे, टेक 2 numbers फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट एवरेज। एवरेज प्रिंट करना है। तो एनीबडी कैन टेल मी कि मैं कैसे काम करूंगा इसको, कि ये काम कैसे होगा? Function Could you please define, tell me? sorry, variables define करेंगे 2 numbers के लिए, print And कराएंगे। then मान लो मुझे मेल एंड फीमेल के एवरेज निकालने हैं, 2 नंबर लेने हैं, Mail and नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल। तो वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है ए लेना है और बी AB. लेना ही है। तो नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल मैं यूजर से पूछूंगा कितने हैं और उनके एवरेज निकाल। ठीक है, तो स्कैनफ %d Percentage D और इधर एंड मेल and male. एंटर। Percentage F इधर and क्या then लिखते हैं, नंबर ऑफ मेल लिखते हैं ना, ज्यादा इंटरेक्टिव रहेगा ये। एंटर नंबर ऑफ फीमेल male. और इधर स्कैनफ Scanf percentage %d D एंड फीमेल। और हम इधर क्या करेंगे, एवरेज निकालना है तो एक वेरिएबल और ले लिया एवीजी, और इधर क्या कर दिया मेल प्लस फीमेल। बेटर होएगा इंट की जगह फ्लोट यूज करें, क्योंकि एवरेज डेसिमल में भी आ सकता है। सॉरी, बट ये तो मेल एंड फीमेल है, तो ऑब्वियसली हम तो इधर कर दे हम, इधर फिलहाल हमने क्या कर दिया डी और हमने कहा एवीजी। या मैं अभी आता हूँ राधा पॉइंट पे। नहीं, मैं अंडरस्टूड कर गई, कुछ और है तो। नाउ आई हैव सेव्ड इट और इसका नाम मैंने दिया एवरेज डेमो डॉट सी। और अगर मैं इसे रन करूं तो मैंने नंबर ऑफ मेल दिए हैं इधर, नंबर ऑफ मेल सपोज 12 है और नंबर ऑफ फीमेल सपोज 5 है, 6 है सपोज। तो रिजल्ट क्या आएगा? 9. कितना आएगा रिजल्ट? 9 sir. 9. 9 पक्का 9 आएगा? बट यहाँ जी सर. हमने ब्रेसेस में नहीं लिखा है अगर मेल तो और 15 फीमेल। ये हम्म, फीमेल को हाफ करके मेल में ऐड कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो वी हैव टू करेक्ट दिस, क्योंकि आप बोर्ड मास के रूल जानते हैं। तो इधर अब करेक्ट हो जाएगा हमारा सब कुछ, 12 एंड 6 9। 6. लेकिन एवरेज तो बहुत अच्छे से आ रहा है हमारा। लेकिन अगर किसी ने डाला या तो इधर 12 और इधर डाला 7, देन व्हाट? स्टिल 9। अभी 9. मतलब इंटीजर के केस में तो परफेक्ट है। सर फ्लोट में दिक्कत आ रही इसमें. इंटीजर केस में तो परफेक्ट है, बट 12 और 7 कितना होता है? 19 होता है। 19 डिवाइडेड बाई 2 9.5। तो 0.5 तो आएगा नहीं, बिकॉज हमने क्या ले रखा है, इंटीजर। Integer.
तो मैं इसे फ्लोट में चेंज कर दूं और इधर फिर से कंपाइल एंड रन किया, सर वो एवरेज की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी परसेंटेज इधर 12 प्रिंट और एफ 7 दे दिया तो एवरेज 0 हो गया। वाई? सर प्रिंट एफ की यस अब यस प्रिंट एफ यस, आएगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर एवरेज जो है फ्लोट है, तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या देना होगा? एफ। एफ नाउ नाउ अगेन देता हूँ मैं वैल्यू 12 7, ओहो, स्टिल 9.0। वाई? और जो 0.5। इंट आई थिंक इंट का एवरेज वो इंट के रूप में निकाल रहा है, बट उस फॉर्मेशन उसने फ्लोट की कर दी है। राइट राइट राइट, यानी दो इंटीजर का कैलकुलेशन जो होता है वो हमेशा किस में आता है? इंट आता है। इंटीजर। दो फ्लोट का तो कैलकुलेशन करोगे तो फ्लोट आता है। फ्लोट मेल एंड फीमेल कर देंगे ना सर वहाँ? तो फ्लोट अगर किसी यूजर ने 3.5 फीमेल डाल दिया तो फीमेल होती है क्या 3.5, या मेल? फ्लोट अगर आपने ले लिया और बट यूजर सर ने, अगर ना होती बट हमने डिक्लेयर कर दिया तो क्या कुछ कंपाइलर एरर आएगा? मतलब वैल्यू हम 4 ही पुट करेंगे बट हमने उसको फ्लोट डिक्लेयर कर दिया तो कोई इशू होएगा उसमें? नहीं बट 4.0 लेगा ना वो, कोई हाँ, इशू नहीं होगा। 4.0 लेगा। ओके, हम्म, ओके। बट यूजर को आप मना नहीं कर सकते, यूजर कैन गिव 4.2। हाँ, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, आपका प्रोग्राम तो हो गया वर्स्ट फिर। तो व्हाट वी हैव टू डू, एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि दो इंटीजर का पे जब कैलकुलेशन करते हो तो रिजल्ट हमेशा किस में आता है? इंटीजर में आता है, और हमने बस फ्लोट में स्टोर कर दिया है, यानी कि 0.5 तो ट्रंकेट हो ही गया, पॉइंट वाली वैल्यू। हम चाहते हैं कि पॉइंट वाली वैल्यू ट्रंकेट ना हो, तो इधर आप ब्रैकेट लगाओ और इधर लिख दो फ्लोट, यानी कि जो इंटीजर में कैलकुलेशन होगा तो जब रिजल्ट पॉइंट में आएगा तो वो ट्रंकेट होने से पहले ही कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट, एंड देन हम उसे एपीजी में स्टोर करेंगे तो हमारी वैल्यू जो है लॉस नहीं होगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सर हाँ बोलिए। हमें दो इंटीजर, मेल और फीमेल क्या है? इंटीजर्स हैं। दो इंटीजर का कैलकुलेशन जब होता है तो रिजल्ट इंटीजर में आता है, तो पॉइंट की वैल्यू तो वैसे नहीं आनी थी। हमने सर कहा, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे। हाँ सर पूछिए। मैं ये कह रहा हूँ, अगर सर मैं फ्लोट लेता हूँ मेल और फीमेल में दोनों वैल्यू, मान लो मैं इंटीजर फ्लोट इंटीजर लेता हूँ, इंटीजर नहीं लेता फ्लोट लेता हूँ और उसके एवरेज काटता हूँ और वो इंटीजर में आते तो वो कैसे निकलेगी सर? दो फ्लोट लिया, उसकी एवरेज इंट इंट में आती है उसकी एवरेज। मान लो इंट में मैंने आएगी नहीं। 4.5 लिया दो फ्लोट पे अगर एवरेज और निकालोगे तो रिजल्ट हमेशा फ्लोट ही फाइव आएगा। पॉइंट फाइव क्यों वो सर? फ्लोट ही जीरो आएगा। मैं जीरो कर देगा ना, पॉइंट जीरो जीरो कर देगा पीछे। रिजल्ट विल ऑलवेज कम इनटू फ्लोट। 0.00 कंसिडर कर लेगा ना वो, जैसे हाँ 4.5 हाँ, और 5.5 को ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं ओके तो 10.00 हो जाएगा। राइट राइट राइट। तो ओके हम पॉइंट की वैल्यू को मिस नहीं करना चाहते, वी डोंट नीड टू, वी डोंट वांट टू मिस दैट वैल्यू पॉइंट वाली, तो आप ट्रंकेट नहीं होने देना चाहते। तो व्हाट वी कैन डू दिस, दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग हमने की है यहाँ पे, इंट की वैल्यू जैसे ही फ्लोट में रिजल्ट आया, हमने पॉइंट की वैल्यू ट्रंकेट नहीं होने दी, हमने टाइप कास्ट कर लिया और पॉइंट की वैल्यू को सेव कर लिया और फिर हमने एवीजी में ट्रांसफर कर दिया, एंड दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग बेसिकली। तो ये इंट टू फ्लोट और फ्लोट टू इंट ही कर सकते हैं, और बाकी कैरेक्टर वगैरह में तो टाइप कास्टिंग होती नहीं होगी। सब में हो जाती है। कैरेक्टर को भी टाइप कास्ट करेंगे? कर सकते हैं, अगर आपको जरूरत है तो इंट में कर सकते हो, चाहो तो। ओके। ठीक है, तो ये एवरेज का प्रोग्राम समझ आया सबको? यस सर। ओके। तो अगर ये एवरेज का प्रोग्राम समझ आया है तो इधर एक और चीज़ देखिए,
बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका रिज़ल्ट आता है, फ्लोट वैल्यू जो का रिज़ल्ट जो आता है, पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स होते हैं, चाहे आपके पास पॉइंट के बाद एक ही डिजिट क्यों ना हो रिज़ल्ट में, बट ऑटोमेटिक कंपाइलर क्या कर देता है, उसे 6 डिजिट कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो आप चाहते हो नहीं 6 डिजिट मुझे नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू रिस्ट्रिक्ट कि पॉइंट के बाद मुझे बस 2 ही डिजिट चाहिए, तो आप क्या लिख दो इधर, .2f। पॉइंट के बाद मुझे 2 डिजिट चाहिए, .2f लिख दीजिए। अब ये रिस्ट्रिक्ट हो गया, अब आपको जो रिजल्ट मिलेगा पॉइंट के बाद सिर्फ कितना मिलेगा, 2 डिजिट। ठीक है, ये चीज समझ आई सबको? Yes. Yes, sir. 6, so 0.3, 0.4, anything it can work. हाँ It हाँ, will work. 0.3 0.4 कुछ भी लिख सकते हो आप। Okay. Okay. 0.6 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज 0.6 तो बाय डिफॉल्ट होता By है, default है. By तो default. 0.5 तक लिख लीजिए। ठीक है, Yes. अब मैं इधर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, आप लोग को ज्यादा तो नहीं हो रहा कुछ ऐसा, ओवर तो नहीं हो रहा समथिंग, यू आर नॉट फीलिंग बोर और समथिंग? I'm feeling No, sir. interesting. I don't know about others. ओके, फाइल न्यू, इधर मैंने किया सोर्स फाइल, और मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ फिर आगे। इधर मैं यूज करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाले हैं हम ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब क्या है, दे आर सिंबल्स, लेस देन ग्रेटर देन, किस लिए यूज होते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए यूज होते हैं, है ना। अगर आपको कैलकुलेशंस करने हैं या कंपैरिजंस करने हैं तो आप इनका यूज कर सकते हैं। बट ऑपरेटर्स होते कितने तरह के हैं, तो बेसिकली 3 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है यूनरी ऑपरेटर, एक होता है बाइनरी ऑपरेटर, एंड टर्नरी ऑपरेटर। 3 तरह के ऑपरेटर्स हैं, यूनरी, बाइनरी एंड टर्न। कोई कभी आपने नोटिस किया कि प्लस किस टाइप का ऑपरेटर है, यूनरी है, बाइनरी है, टर्नरी है? तो अगर आप प्लस को नोटिस Binary. करोगे तो प्लस जो है वो कितने वेरिएबल पे अप्लाई हो रहा है, 2 पे। 2 पे. ठीक है, तो इन्हें वेरिएबल नहीं ट्रीट करेंगे, इन्हें हम आप बोलोगे ऑपरेंड। इसे क्या बोलोगे, ऑपरेंड। जिन पे ऑपरेटर अप्लाई होते हैं ना, हम उन्हें क्या बोलते हैं, ऑपरेंड, ऑन विच ऑपरेटर इज अप्लाइड। यानी इधर सम में अगर देखोगे तो ए और बी क्या है, ऑपरेंड्स हैं, क्योंकि प्लस उन पे अप्लाई हो रहा है, राइट। अगर कोई ऑपरेटर है जो सिर्फ सिंगल ऑपरेंड पे अप्लाई होता है, एक्चुअली प्लस कैसा है, 2 पे अप्लाई हो रहा है, तो हम उसे बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। Binary. हाँ, तो दोज ऑपरेटर अप्लाइड ऑन 2 ऑपरेंड्स। एंड यूनरी के मतलब दोज ऑपरेटर अप्लाइड ऑन सिंगल ऑपरेंड। टर्नरी का मतलब दोज ऑपरेटर More than अप्लाइड 2. ऑन 3 ऑपरेंड्स। तो ये 3 तरह के ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लेस देन ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, ये सब कैसे हैं, एंड और नॉट,
ये सब बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, ये सब बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो बाइनरी हम मोस्टली जानते हैं, प्लस करने में कुछ नहीं करना है आपको, प्लस माइनस करना है तो इधर माइनस लिख दो, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई लिख दो, राइट, डिवाइड लिखना है डिवाइड लिख दो। तो इसके लिए आपको अलग से एफर्ट नहीं लगाना, ये आप बचपन से जानते हो। तो आपको सीखना क्या है, हमें सीखना क्या है, यूनरी एंड टर्नरी। बाइनरी हम साथ साथ यूज, जब हम प्रोग्राम्स में यूज करेंगे तो साथ साथ ही क्लियर हो जाए। ओके, तो यूनरी के बारे में सीखना है। यूनरी क्या होता है, ऐसा ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड पे अप्लाई होता है। कभी देखा आपने ऐसा, ए प्लस प्लस माइनस माइनस ए, हैव यू सीन इन? Yes. ठीक है, Yeah. अगर किसी ने नहीं भी देखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ए क्या है, एक ऑपरेंड है, और माइनस माइनस क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। प्लस प्लस क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। बट सिंगल प्लस क्या है, बाइनरी ऑपरेटर। सिर्फ प्लस हो तो बाइनरी है, प्लस प्लस हो तो वो यूनरी है, माइनस माइनस हो तो यूनरी है, और वो सिर्फ एक ऑपरेंड पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो यूनरी में भी दो तरह के होते हैं, एक प्री यूनरी, एक पोस्ट यूनरी। प्री यूनरी का मतलब यानी एक वेरिएबल है, उसके पहले लगा हुआ है प्लस प्लस, या माइनस माइनस भी उससे पहले लगा हुआ है। पोस्ट यूनरी का मतलब ए प्लस प्लस या ए माइनस माइनस, ये पोस्ट है, ऑपरेटर बाद में लगा हुआ है ऑपरेंड के बाद में। तो पोस्ट यूनरी, पहले लगा हुआ है तो प्री यूनरी। इसे हम प्री यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे प्री यूनरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसे हम पोस्ट यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसे क्या बोलेंगे, पोस्ट यूनरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या इनमें डिफरेंसेस भी हैं? ऑब्वियसली है इनमें डिफरेंसेस, तभी तो बनाए गए। एक्चुअली आप इनको यूज करते हो, प्लस प्लस ए मतलब क्या, एक वैल्यू ए में इंक्रीमेंट हो जाएगी। अगर आप माइनस माइनस ए करते हो यानी वन वैल्यू इसमें डिक्रीमेंट हो जाएगी। प्लस प्लस ए मीन्स वन वैल्यू विल बी इंक्रीमेंट, माइनस माइनस ए मीन्स वन वैल्यू विल बी डिक्रीज। इधर भी वही होगा, बट इसको एग्जाम्पल से समझते हैं यूनरी को। पहले हम यूनरी को ही समझते हैं। मैंने इधर प्रोग्राम बनाया, तो कमेंट ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर क्या लिखा हमने, व्हाट वी हैव रिटन, हमें लिखा एक इंट a इक्वल टू 10, और इधर लिखा हमने इंट b इक्वल टू प्लस प्लस a, और इधर दोनों को प्रिंट कराया। तो प्रिंट कराना आप जानते हैं, वेरिएबल्स को कैसे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट f %d, और इधर क्या प्रिंट कराया, b को। सेव किया, और इसका नाम रखा ऑपरेटर डेमो डॉट सी। अब मैं इसे रन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, एनीवन, कोई बता सकते हैं? A का तो 10 आएगा। ए का 10, बी का 11। बी का 11। तो देखते हैं इसे रन करके। 20। पहले तो आउटपुट आ गया हमारा 11 एक्सपेक्टेशन से बाहर। तो ऐसा क्यों आया? तो इसको समझने के लिए हमें एक रूल समझना होगा, छोटा सा रूल। क्या होता है प्री यूनिटी के केस में, क्या होता है, हमने को क्या यूज किया है, प्री यूनिटी। ये पहले आप समझो कि यूनिटी आप यूज कर रहे हो, उसमें एक वैल्यू या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। मतलब प्लस प्लस यूज किया है तो एक वैल्यू बढ़ जाएगी, वन वैल्यू ऐड हो जाएगी उसमें। मान लो ए में 10 है तो ए में क्या हो जाएगा, 11। अगर माइनस माइनस यूज किया तो ए में 10 है, ए में क्या हो जाएगा, 9। राइट, अब इधर इसे समझेंगे। अगर आप प्री यूनरी करते हो तो एक रूल होता है,
फर्स्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देन असाइन। अगर ये रूल आपको याद है तो आप ऐसे कोई भी आउटपुट्स में गड़बड़ नहीं होगी। प्लस प्लस ए यानी कि पहले यूनरी या प्री यूनरी में क्या क्या रूल है, फर्स्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देन असाइन, यानी ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा। ए क्या बन गई 11, और देन ए की वैल्यू असाइन होगी बी को, यानी बी को भी क्या मिल गया 11, 11। यानी ए की वैल्यू भी 11, बी की वैल्यू भी 11। गॉट इट? सर लेकिन दोबारा जो बताना सर, हाँ जी, दोबारा बताना इनकी एक जो बार। इनकी एक जो एक वैल्यू करके बोलो, है एक बोलो प्लीज, 1 बाय 1 प्लीज। हाँ मैं फिर से बता एक रहा बार दोबारा बताना ये हूँ, आप। हाँ बता रहा हूँ। इधर क्या है, हमने यूज किया क्या, ये पोस्ट यूनिटी है प्री यूनिटी है, एनीवन? प्री यूनिटी है, बिकॉज प्लस प्लस हमने पहले लगाया है। तो प्री यूनिटी का रूल क्या कहता है, फर्स्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देना साइन, यानी ए में पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर लो, तो प्लस प्लस है तो इंक्रीमेंट करना है, माइनस माइनस रहता तो डिक्रीमेंट करते, तो इंक्रीमेंट कर लो पहले। तो ए में 10 है, ए क्या हो गया अब 11, 11। और देन असाइन, ए में 11 है, असाइन कर दो बी को, तो बी भी 11, ए भी 11। गॉट इट? ओके सर, यस सर। अब दूसरा जो पर्सन पूछ रहे थे वो पूछो, क्या पूछो? सर मैं ये पूछ रहा था कि जो ए की वैल्यू 10 पहले ही आ चुकी है ना, और वहाँ पे प्रिंट में कर देनी चाहिए, तो ए की तो वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बाद में बी में आपकी आवाज जो है ना ब्रेक हो रही है। लेकिन वो बी की वैल्यू पहले ए में प्लस प्लस ए हुआ ना, उसकी वैल्यू वैल्यू पहले ऐड करके तो वो ए में असाइन कर रहा है, तो ये तो मतलब इंटीजर। हाँ एक्चुअली कैन यू राइट इनटू चैट, एक्चुअली आवाज जो है आपकी ना ब्लर हो रही है, तो आई एम नॉट एबल टू गेटिंग कि कुछ क्या बोल रहे हो आप। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ नॉइज आ रही है। सर मैं ये कह रहा था कि जो इंटीजर ए अपना 10 है, हम्म, ए की वैल्यू 10 है, हाँ जी है। ए की वैल्यू 10 है। हाँ आप क्या बोल रहे थे राधा? मतलब चैट में लिखा, मेरे ख्याल से उनका लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट वाला कुछ पंगा है, जो वैल्यू असाइन करते हैं ना राइट से ओके, लेफ्ट। 10 ए की मैंने हमने वैल्यू पहले पहले ए ही में। प्रिंट हो रही है, ओके, और फिर बी की हो रही है, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है, ए को इधर बाद में प्रिंट कराओ, तब भी आपको वैल्यू वही मिलेगी जो आपको मिल रही थी। ये प्रिंट ए वाला अगर इंट बी से पहले लिखते तब ए की वैल्यू 10 आती। ए वाला बी से प्रिंट ए पहले, जो आपने लिखा है, इंट बी जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसके पहले रहता तो ही ए की वैल्यू 10 आती। मेरे ख्याल से इनका यही तो डाउट है। पहले तो यही था ना, पहले तो वही था। नहीं नहीं सर, आपने इंट ए इक्वल टू 10 लिखा है ना, हाँ उसके हाँ, जस्ट नीचे ही आप प्रिंट ए कर दो तो वहां पे तो 10 ही आएगा ना, क्योंकि इंक्रीमेंट तो उसके बाद हो रहा है। ओके सर, ओके समझ गया सर, ठीक है, ये डाउट था। लाइन नंबर 18 में ही आप प्रिंट वाला ए वाला लिख दो, उसके बाद आप इंट बी इक्वल टू प्लस प्लस ए करो, फिर प्रिंट बी करो, तब ए का 10 और बी का 11 ऐसे आएगा। ओके, मतलब मैं इधर प्रिंट कर दूं पहले, फिर बी को प्रिंट करूं। यस सर, हाँ कंफ्यूजन ओके, हो रही है मेरे ख्याल से, इस वजह से हो रही है। चलो ठीक है, तो ये समझ आया प्री यूनिटी? यस सर। ओके, तो प्री यूनिटी अगर समझ आया है तो पोस्ट यूनिटी को समझते हैं। पोस्ट यूनिटी में मैंने क्या किया, ए प्लस प्लस, तो मुझे बताओ अब रिजल्ट क्या होगा। अब इधर रिजल्ट क्या आएगा, तो देखो इसका फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, पोस्ट यूनिटी
इधर क्या होता है, फर्स्ट असाइन देन then इंक्रीमेंट और increment. डिक्रीमेंट। Yeah. सर 11 नहीं आएगी दोनों में। तो बताओ क्या होगा। तो ए की वैल्यू जो भी है, अभी फिलहाल क्या है, ए की वैल्यू 10 है, तो 10 जो है वो बी को असाइन हो जाएगी, यानी बी हो जाएगा 10, और देन ए में इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी ए बिकम 11, यानी बी की वैल्यू 10 एंड ए की वैल्यू 11। गेटिंग, मेक सेंस। Yeah. Mhm. 18. पोस्ट अच्छा पहले बी लिखा है। Okay, no problem. फर्स्ट असाइन, जो भी असाइन, असाइन की स्पेलिंग है ये मैंने, फर्स्ट असाइन देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, तो पोस्ट यूनिटी सबको क्लियर है। Yes sir. हाँ जी, समीर सबको क्लियर है, समीर एंड रेस्ट अदर्स। हाँ सर क्लियर है, ठीक है। ओके, क्लियर है सर। तो अगर क्लियर है तो आप लोग आंसर दें। या प्लीज आंसर दिस। सर ए की वैल्यू 10 रहेगी और बी की वैल्यू 9 आ जाएगी। बी की वैल्यू 9। बी की वैल्यू नहीं सर बी 10 रहेगा और ए 9 हो जाएगा क्योंकि ये पोस्ट वाला है ना, पोस्ट यूनरी यूज कर रहे हैं हम। पोस्ट ओके, समीर सोच समझ के देना, डिजिटल पार्टी हो जाएगी फिर। आंसर सोच समझ के देना, रूल्स पढ़ के। पोस्ट इंक्रीमेंट की स्पेलिंग गलत लिखी। तो देखो यहाँ पे पोस्ट यूनिटी हो रहा है, यानी कि क्या होगा इधर, फर्स्ट असाइन, ए की वैल्यू जो भी है वो बी को असाइन कर दो, तो ए की वैल्यू क्या है 10. 10, 10 बी को चला जाएगा, और देन ए में डिक्रीमेंट हो जाएगा, यानी ए बिकम 9, तो बी की वैल्यू 10 एंड ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 9, और ज्यादा क्लैरिटी के लिए मैं क्या करता हूँ, इधर लिख देता हूँ, बी की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं ना, तो बी की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 9। ठीक है, ओके। अगर मैं इधर कर दूं तो एनीवन, वही होएगा ए हो वैल्यू जाएगा रिवर्स हो आपका 9 एक्चुअली बी ये ये पोस्ट तो रहा नहीं ना, ये प्री हो गया। ये प्री हो गया, पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ठीक है, होएगा, ए 9 हो इधर कर जाएगा, देता की हूँ मैं। वैल्यूज रिवर्स हो जाएंगी। रिवर्स नहीं होंगे, दोनों सेम हो जाएंगे। अब बताओ, ए 9 होएगा, बी भी 9 होएगा। ओके, समीर बताएंगे डिजिटल, एक मिनट हो जाएगा। सोच के बताएंगे हाँ बिकॉज सर दोनों में हाँ, दोनों में 9 हो जाएगा सर, ए में भी 9 और बी में भी 9। तो ए की वैल्यू पहले क्या हो जाएगी, डिक्रीमेंट हो जाएगी, फर्स्ट हाँ डिक्रीमेंट सर या इंक्रीमेंट, ए बिकम 9 एंड बी को वो वैल्यू यस सर चली जाएगी, यानी कि बी भी 9 हो जाएगा, तो ए भी 9 बी भी 9। 9 हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यस तो सर आज के लिए हम इतना ही यस सर। रखते हैं। ओके ठीक है, आज हमने यूनरी ऑपरेटर को फिनिश किया है, और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। टुमारो 5 AM मिलते हैं, 5 PM। सॉरी 5 PM, सॉरी, या ठीक है सर, ओके, ओके, थैंक ओके, यू। बाय बाय।